साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका है मधु कांकरिया जी। इस पाठ से संबंधित यहाँ पर एक शॉर्ट समरी लेंगे हम, जिससे कि आपको पाठ का जो विषय है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो अगर आप पाठ नहीं भी पढ़ पाते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप इसकी समरी समझ लें, जिससे कि आपको इसके प्रश्न उत्तर जो है आसानी से समझ में आ सके आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित इसका एक संक्षिप्त वर्णन हम शुरू करते हैं। जो पाठ है वो ये हमें बताता है कि लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत, जिस तरीके से कहानी, उपन्यास, कथा ये सब होते हैं, वैसे ही जब किसी यात्रा का वर्णन करते हुए कोई लेख लिखा जाता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वर्णन जिसमें हो। अब ये यात्रा वृत्तांत जो है उसमें मधु कांकरिया जी ने जो है ये अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में, विषम यानी कि परेशानियां, पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जीवन आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ये लेखिका जो है गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा का वर्णन देती हैं, तो रास्ते में जब भी उन्होंने देखा कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनका जो संघर्ष देखकर वो हैरान होती हैं, उदास होती हैं, तो साथ ही उसका वर्णन भी उन्होंने इस लेख में दिया है। इस पाठ में लेखिका के सहृदयता होने का पता चलता है, यानी कि उनका हृदय जो है किसी के दुख को देखकर कितना ज़्यादा पिघल जाता है, उदास हो जाता है, ये भी उनकी सहृदयता का परिचय देता है। क्योंकि उसका जो मन है प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। कहने का अर्थ है कि लेखिका जब यात्रा करती हैं और इतना प्राकृतिक माहौल, सौंदर्य देखकर भी वो उससे इम्प्रेस तो होती हैं, उससे आकर्षित तो होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान उनका उस पहाड़ी क्षेत्र में जो महिला हैं उनको काम करते हुए देखना, और उसके बाद महिलाओं को इस तरीके से मजदूरी करते हुए या काम करते हुए देखना, और उसके बाद घर तो ऑटोमेटिकली ही जो है जुड़ा होता है कि ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ें देख के जो है लेखिका जो है बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और उन्होंने पाठ में दिखाया भी है कि प्राकृतिक सौंदर्य तो उनको अपनी ओर खींच ही रहा है, आकर्षित कर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उस पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हुई दिख रही हैं वो अपनी ओर ज़्यादा उन्हें खींच रही हैं। गंगटोक शहर के बारे में क्या बताया गया है? लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता जो है वो नीचे बिखर गई है और सारे तारे जो है नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसकी जो सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बादशाहों का एक ऐसा शहर, कौन है बादशाह यहाँ पर? जितने भी मजदूर दिख रहे हैं या फिर महिला और पुरुष दिख रहे हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, लेखिका की नज़र में वो सब बादशाह हैं, और वो बादशाहों का शहर कहती हैं उसको, जिसकी हर सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर था। कुछ भी यहाँ पर बदसूरत नहीं था, सब सुंदर था। सुबह होने पर उनके होठों पर एक प्रार्थना आ जाती है, जिसको उन्होंने वहीं पर जो उसी क्षेत्र की किसी औरत से सीखा होता है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना को के ये जो बोल है आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे, और इसी तरीके से लेखिका ने नेपाली युवती से ये जो वहाँ की जो लोकल भाषा है वहाँ से सीखकर उसमें ये प्रार्थना उन्होंने सीखी, और वो उस प्रार्थना को गाती भी हैं। और इस तरीके से वहाँ पर काम करने वाले जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो सब उनको क्या लगते हैं? बादशाह लगते हैं। तो आपको ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि लेखिका को वहाँ पर कौन बादशाह लग रहा है, वो या फिर बादशाहों का शहर क्यों कहा है, या फिर उन्हें क्यों वो बादशाह लग रहे हैं? तो बादशाह इसी के लिए क्योंकि वो स्त्री और पुरुष जो उस पहाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, और उनका सौंदर्य देखकर स्त्रियों का वो इतना मोहित हो जाती हैं, उनकी मेहनत और उनके संघर्ष को देखकर जो है लेखिका उनको बादशाहों का शहर जो है कहती हैं। नेपाली युवती से वो उनकी ही भाषा का जो एक प्रार्थना है वो उसको भी सीख लेती हैं।
सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर वो भागती हैं, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो उनको दिख सकती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, लेकिन तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। युमथांग जो है वो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे, जो लेखिका का जो ड्राइवर है जिनका नाम है जितेन नार्गे, साथ ही वो उनके गाइड भी थे, जो यहाँ पर उनको इस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी देते जा रहे थे। बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की जो गहनतम यानी सबसे गहरी जो घाटियाँ हैं और फूलों से लदी जो वादियाँ हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। लेखिका को स्नोफॉल देखना था या स्नो देखनी थी, और इसके लिए वो उनसे पूछ रही थी कि क्या उनको यहाँ बर्फ़ मिलेगी। युमथांग तक का रास्ता। अब जब लेखिका युमथांग के लिए निकलती हैं तो उस तक रास्ते में उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कैसा था। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखी थी। पताकाएं जिसे जो झंडे के आकार की होती हैं वो दिखी उन्हें। इनके बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ ये बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं जो हैं वो फहरा दी जाती हैं। जब भी कोई बुद्धिस्ट होता है, जो बुद्ध का अनुयायी होता है, बुद्ध धर्म का जो अनुयायी है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो रिवाज है कि 108 पताकाएं जो श्वेत कलर की होती हैं यानी सफ़ेद रंग की होती हैं, वो 108 ऐसी शांति जगह पर लगा दी जाती हैं और उनको नष्ट नहीं किया जाता। वो नेचुरली जो है वो अपने आप से ही ख़त्म होती है, ना उन्हें उतारा जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वो रंगीन होती हैं। तो पताकाएं दो तरीके से लगाई जाती हैं। एक तो किसी की मृत्यु पर, किसी की यानी कि बुद्धिस्ट जो भी होगा, अगर उसकी मृत्यु होती है तो 108 पताकाएं लगाई जाती हैं श्वेत रंग की, और कहीं दूर शांति स्थल पर लगाया जाता है। लेकिन जब कोई खुशी की बात होती है तो ऐसे ही पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वो होती हैं कैसी, रंगीन यानी रंग बिरंगी होती हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका जो है नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीर दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कविलोंग स्टॉक पड़ा। अब कविलोंग स्टॉक के बारे में भी पाठ में जो है बताया गया है कि ये कैसी जगह है और इस जगह के बारे में इतना नाम क्यों है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बॉलीवुड की फिल्म है गाइड, बॉलीवुड मूवी है, तो इसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले, स्थानीय मतलब वहाँ पर जो लोकल जो जातियाँ थी, जो उनके बीच में सुदीर्घ लंबे समय से झगड़े चले थे। उसके बाद शांति और वार्ता हुई, शांति की बात होने लगी तो संधि पत्र यानी कि अब दोनों पार्टीज में जो है शांति रहेगी, यानी कि वहाँ की जो स्थानीय जातियाँ हैं उसमें ये झगड़े और नहीं होंगे, उसके लिए संधि पत्र जो है उस पर बात हुई। आगे बढ़े, रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में बताया गया कि ये प्रेयर व्हील है। आगे जब लेखिका जाती है तो उनको प्रेयर व्हील दिखती है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय जो है विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का काम में हिमालय मोहित कर लेने वाला यानी कि हिमालय जो है पल पल परिवर्तित हिमालय दिख रहा था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। बड़ा तो बड़ा है, लेकिन विशालकाय मतलब कि अत्यंत जो अपने विशाल रूप में, जिसको आप बता नहीं सकते। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन यानी गहरी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी जो है झूम झूम कर गा रहे थे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बड़ी ही आसान भाषा में बताई गई हैं, और जैसा कि हर कोई जब भी कोई घूमने के लिए निकलता है, किसी यात्रा पर निकलता है, जो देखता है और महसूस करता है वही चीज़ें हैं। इसमें समझा
समझाने वाली कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली जो है आम इंसान भी जो है महसूस करता है, देखता है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से लेखिका जो है सौंदर्य को देखते हुए जा रही है और जितना रास्ता पार करती जा रही है हिमालय जो है विशालकाय रूप में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ऐसा लग रहा है कि वो किसी हरियाली वाली गुफा में घुसती चली जा रही हैं। और गाड़ी तो चल, आप जानते ही हो कि विजिट करते हुए जब अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में चलो तो किस तरीके से गाड़ी जो है हिचकोले खाते हुए जो है, क्योंकि घुमावदार रास्ते होते हैं और रास्ते घुमावदार होने की वजह से हिचकोले लगना जो है बिल्कुल ही सामान्य सी बात है। और इस तरीके से जितने भी यात्री थे वो सब झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका जो है एक ऋषि यानी साधु संतों की तरह, ऋषियों की तरह जो है शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। कई कई लोग होते हैं उनका अपना अलग तरीका होता है। अगर आप किसी प्राकृतिक सौंदर्य के से रूबरू हो रहे हो या फिर आप कहीं यात्रा पर निकले हो तो आप, बहुत लोग जो है सिर्फ हल्ला करते हैं, हल्ला करके यानी कि एंजॉय करते हैं, चीख चिल्ला कर, ये उनका अपना एक तरीका है। और फोटोज़ क्लिक करके, वीडियोज़ बनाकर, लेखिका जो है आप देखेंगे यहाँ पे ऋषि की तरह जो है शांत थी। वो सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहिए। तो एक टाइप ये भी होता है लोगों का कि जो वो शांति से सब कुछ कैप्चर कर रहे हो, जैसे अपनी आत्मा में सब चीज़ें जो है कैच करके रख ले रहे हैं। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देख रही थी, कभी चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती तो कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी जो है अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। जब वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखते हैं तो सारे सैलानी तो जो है उसके पास जाकर एंजॉय करते हैं, फोटोज़ क्लिक करते हैं। लेखिका जो है इन सब चीज़ों को अपने अंदर ही अंदर कैद कर रही थी अपनी नज़रों से भर के। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी की तरह एक पत्थर के ऊपर बैठती जलधारा में पांव डुबोया और भीतर तक भीग गई। भीतर तक भीग गई मतलब उस बहते हुए जल में अपने पैरों को भिगोकर उसको महसूस कर लिया। मन काव्यमय हो उठा। ऐसा माहौल देखकर और उस बहती नदी में पैर डुबोकर बैठने से जो मन है वो कवितामय हो गया। ऐसा लगता है कि इंसान ऐसी स्टेज पे आ गया कि एक कविता लिख डाले, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू हो उठा है, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा हो। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच जैसे कोई जीवन की कोई एक अलग शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति का एहसास हो रहा हो। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, गलत भावनाएं, तामसिकता मतलब गलत भावनाएं, विचार और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में जैसे बह गई हूँ। आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब भी आप ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में होते हैं आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है, हील कर रहा होता है, उस शांति को महसूस कर रहा होता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को आप फील कर पाते हैं। ऐसा लगता है सारा जीवन बेकार है, यहाँ कितनी शांति, इसको एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए इंसान को। जितनी देर आप घूम रहे होते हो आपको इस तरीके की जो अलौकिक बातें हैं, अलौकिक मतलब जो इस दुनिया से परे की बातें होती हैं, आदमी ऐसी बातें करने भी लगता है और सोचने भी लगता है और उसके दिमाग में घूमने भी लगती हैं। इतने में नार्गे जो है, नार्गे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। नार्गे ठेलने लगा मतलब कि नार्गे जो है वो ये बताने लगा कि आगे चले, यहीं पर ना टिके रहे, आगे और भी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी उठी, यानी लेखिका का मन नहीं था उस प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य से जाने का, लेकिन नार्गे ऐसा बोलता है कि आगे और भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो लेखिका जो है अनमने भाव से उठती है और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे जो है आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, कि सतत प्रवाहमान झरने, सतत जो निरंतर प्रवाहमान बहते हुए झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवती चैरवती। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका ये सब बड़े ही शांत मन से बिना कुछ बोले हुए प्रकृति को अपनी आंखों में समाए जा रही थी। और जब उन्होंने ये महसूस किया
कि सब कुछ किस तरीके से चलायमान है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने की वजह से ये सौंदर्य आज हमारे सामने है, और इसी की वजह से ये सौंदर्य जो है बना हुआ है। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ, और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, और ये सारा सौंदर्य देखकर उनको फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है जो इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में महसूस हो रही है। ये अद्भुत सौंदर्य जो ईश्वर ही रच सकता है, और इस तरीके से उनको ईश्वर जो है महसूस होने लगते हैं, और उनके मुख पे फिर से वही प्रार्थना जो है आने लग जाती है। मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य पहाड़ी क्षेत्र में इस तरीके से घूमते हुए कैसे वो मातृत्व को और श्रम साधना यानी मेहनत को और संघर्ष का दृश्य को देखती हैं, और क्या महसूस करती हैं लेखिका। यकायक यानी एकदम से लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा हट जाती है, और ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। जिस तरीके से नृत्यांगना यानी जो नृत्य को पेश कर रही हो, और उसने अपने नुपुर पहने हो, अपनी पायल पहनी हो, उसको नाचते नाचते जो है, नृत्य करते करते वो पायल एकदम से टूट जाए, और वो जो एक संगीत है उसकी लय जो है एकदम से टूट जाती है, तो एकदम से महसूस होती है। वैसे ही हुआ लेखिका के साथ। वो लगातार प्राकृतिक सौंदर्य को निहारे जा रही थी, देखे जा रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ होता है कि ये लय टूट जाती है। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। वो औरतें जिनको कोमलता से जाना जाता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर तोड़ती हुई नजर आती हैं। गूथे आटी सी कोमल काया यानी जो उनका शरीर है, रूप आकार है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई गूथा हुआ, आप अपने रोटियों के लिए जो आटा गूंथते हैं तो उसकी तरह वो रंग लिए हुए, और वो काया कोमल सी काया यानी कि शरीर रूप आकार जो है लिए हुए, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी कि बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार भी रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का ये जंग, ये लेखिका को जो है बहुत ही अंदर तक पीड़ित कर देता है। अभी तक उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य खूब देखा, लेकिन वहीं इतनी सुंदर कोमल काया वाली जो औरतें हैं, अपने पीठ पर अपने बच्चों को बड़ी टोकरियों में बांधे हाथों में कुदाल लिए घूम रही हैं, और इतने स्वर्गीय सौंदर्य में, ऐसा माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य जो स्वर्ग सा महसूस हो रहा है, उसके बीच भूख कैसे? पहाड़ी जीवन बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर जो है आम आदमी का जो है या फिर गरीब तबका जो है, उसके लिए भूख जो है बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसकी वजह मौत बन जाती है। दैन्य, गरीबी और जिंदा रहने का ये जो जंग है जिसके लिए लोग संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, ये लेखिका को बहुत अंदर से दुखी कर देता है। मातृत्व जो औरतें बच्चों को अपनी पीठ पर बड़ी टोकरियों में बांधे हुए कुदाल से काम कर रही हैं, वो मातृत्व को देखकर और श्रम साधना को साथ में देखकर लेखिका को बहुत दुख महसूस होता है। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ जो हैं वो चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। ये लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई, जरा सी चूक और सीधी पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यानी लोगों ने मौत को झूठा साबित करके काम किया है, संघर्ष किया है। ना जाने कितनी मौतें हुई हैं, और जिस स्वर्गीय सौंदर्य को देखने के लिए और अपने जीवन को आनंद देने के लिए आप इस पर से गुजरते हुए हैं जाते हैं। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल जो है वो बदल जाता है। यानी मानसिक रूप से वो एकदम से जो विचार है वो एकदम से चैनल को बदल लेते हैं। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ जाती है। उसने वहाँ देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, और इस तरीके से लेखिका को जो है बहुत कुछ याद आ जाता है, और उनका जो मानसिक चैनल है वो एकदम से चेंज होता हुआ नजर आता है। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें, हाथ
हाथ में गांठें पड़ जाती है जब आप कुदाल से अच्छा खासा पत्थर तोड़ने के लिए मेहनत करती हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये जो संघर्ष है, मेहनत है, लेखिका इन सब चीज़ों को देख रही थी, बहुत ही बारीकी से इसको महसूस कर रही थी। दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यानी जिसके पास पैसा है जीवन उसका अच्छा है, और जहाँ गरीबी है तो गरीबी ही है। इसलिए सारी मलाई जो है वो एक ही तरफ है, और सारे जितने भी आंसू हैं, अभाव है, कमियां है, गरीबी है, यातना है और वंचना जो है, मतलब जितनी भी पीड़ा से संबंधित चीज़ें वो एक तरफ है। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेंद्र नार्गे ने कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। किंतु लेखिका जो है वो मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर भी समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी, और ऐसा लगा कि जीवन जो है लहरा उठा हो, सारा खंडहर जो है वो ताजमहल बन गया हो। यानी कि खंडहर जो है, खंडहर और ताजमहल दो विपरीत चीज़ें। ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ एक महल है, और खंडहर जो कि किस तरीके से टूटे फूटे दीवारों और पत्थरों से जुड़ा हुआ एक आपको बेजान सा इलाका। तो ये जो स्त्रियां संघर्ष करती हुई दिख रही है, जिनके हाथों में कुदाल है, इतनी सौंदर्य को थामे हुए, बच्चों को बांधे हुए, हाथ में कुदाल लिए हुए संघर्ष करती हुई दिख रही हैं, जो वो खिलखिला कर अपनी बातों से हंसती हुई दिखती हैं, तो ऐसा लगता है खंडहर जो है वो ताजमहल बन गया हो। स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, लेखिका जो है वो लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। उनकी यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नार्गे बता रहा था कि यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, और इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे जो हैं वो अपनी माओ के साथ काम भी करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते जो है संकरे पतले होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां भी खतरों के प्रति सजग कर रही थी। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा बहुत सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जो है आपको एकदम से टर्न मिल जाता है, और एक ही रोड पे आने और जाने दोनों का रास्ता रहता है। कई चेतावनियां लिखी रहती हैं, और काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने पर तो चेतावनियां जो हैं और भी बढ़ जाती हैं, जो हमें खतरों से सजग करने के लिए, बचे रहने के लिए, आराम से उस रास्ते को तय करने के लिए, सजग करने के लिए लिखा जाता है। चाय के बागानों में युवतियाँ, अब जब और ज़्यादा ऊपरी चढ़ाई होने पर जब चाय के बागान आ जाते हैं, तो उसमें जो काम करने वाली युवतियाँ दिखती हैं, उनके बारे में क्या बताया गया है। सूरज ढल रहा था, उसी समय पहाड़ी औरतें जो हैं वो गाय चरा कर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे, आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या यानी ऐसे सूरज की रोशनी कम होती जाती थी, और शाम जो है ऐसा लगता है धरती पर आती हुई महसूस हो रही है। उसमें जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहां दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू यानी सिक्किम परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका जो यौवन है और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, वो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाली जितनी भी स्त्रियां थी वो अपने परिधान में दिख रही थी, और उनका जो यौवन है और जो उनका श्रम है उनके चेहरे पे ऐसा दमक ला रहा था, जो शहरों में सामान्यतः लोग जो है अपने इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करके लाने की कोशिश करती हैं, जिसको देखकर लेखिका जो है बहुत हैरान होती हैं, और डूबते हुए सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका जो है चीख पड़ती हैं। मंत्रमुग्ध सी यानी कि उसमें खो जाने वाली। ऐसी इंद्रधनुषी छटा को देखकर जो लेखिका है वो चीख यानी चिल्ला पड़ती हैं। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था, यानी ऐसा सौंदर्यवान जो माहौल था, और उसमें भी इतनी सुंदर स्त्रियां जिसको देखकर एक स्त्री चीख पड़ती है, तो इसमें जो है लेखिका जो है इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती हैं, जिससे उनके मुख से जो है चीख निकल पड़ती है। लायुंग में पड़ाव, गगनचुंबी यानी कि आसमान को छूते हुए पहाड़ों के बीच नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है लायुंग। तिस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ठहरे,
अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर लेखिका बैठ गई। वातावरण में बहुत ही अद्भुत सी शांति आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। बोधिसत्व जिसके नीचे बैठ के बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही यहाँ पर लेखिका को लग रहा है कि उनको भी एक नन्हा सा बोधिसत्व मिल गया जिससे उनके भीतर ज्ञान उगने लगा हो। वही सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित यानी जिसका खंड ना किया जा सके, जैसे तोड़ा ना जा सके, संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम में जिसे क्षमा ना किया जा सके ऐसा अपराध किया है। यानी जो आज की पीढ़ी जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो प्रदूषण करके उसको नुकसान पहुंचा रही है और प्रकृति का ये जो सौंदर्य खत्म कर रही है, उसकी वजह से जो ये प्रकृति का सौंदर्य खत्म हो रहा है, वो एक ऐसा अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गए। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी सैलानी जो है गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका जो है अवाक यानी हैरान रह गई। कहने का अर्थ है कि लोग इतना माहौल को एंजॉय कर रहे हैं कि जितेन नार्गे के गीत गाने पर सभी लोग जो है नृत्य करने लग जाते हैं। उस पर लेखिका की एक सहेली है जिसकी उम्र जो है लेखिका की जो सहेली है उसकी उम्र 50 साल है। वो जो कि कुमारियों को भी, लड़कियों को भी जो है मात देती हुई दिखती है, ऐसा जो है वो आनंद लेती हुई महसूस होती है। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। लायुंग की जो सुबह है उसमें वो टहलने निकलती है। बर्फ की तलाश थी, यानी बर्फ देखना चाहती थी लेखिका। कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया, यानी कि जब वहाँ पे वो घूमते हुए आगे बढ़ी तो सिक्किम के एक नवयुवक ने मिलकर उनको बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल जो है लगातार कम हो गया है। यहाँ पर 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। वो कटाव की जानकारी देता है कि आप वहाँ जाओगे जो 500 फीट ऊंचाई पर है, वहाँ पर आपको बर्फ मिल जाएगी। कटाव की ओर सफ़र शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें जो है रुकी हुई थी। कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाव जो है हिंदुस्तान का क्या है? स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। अब लेखिका जो है कटाव के नज़दीक पहुंच गई हैं और जैसे ही नज़दीक पहुंची वहां पर उन्हें साबुन का जिस तरीके से झाग दिखता है वैसा ही जो है बर्फ वहां पर दिखने लगी। सभी सैलानी जो है जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगते हैं। जब जैसे ही सैलानियों को बर्फ दिखती है वो जीप से उतरकर मस्ती करने लगते हैं और बर्फ में कूदने लगते हैं। घुटनों तक नरम नरम बर्फ। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिव्यता यानी कि ईश्वरीय शक्ति के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका को ये प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लगता है, ये उन्होंने महसूस किया कि वाकई ही जो ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते होंगे वो इस सौंदर्य को देखकर इतना लीन हो गए होंगे जिससे कि उन्होंने बड़े बड़े वेदों की रचना कर डाली। क्योंकि ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में जाने पर आपको इस तरीके के थॉट्स आने ही लगते हैं, विचार आने ही लग जाते हैं कि ईश्वर की शक्ति का कमाल देखिए कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य है। जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना का महामंत्र पाया होगा। ये ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। लेखिका को वो सौंदर्य देखकर ऐसा लगा कि अगर कोई बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इस माहौल को देख ले, महसूस कर ले, तो अपने अपराध को भूल के थोड़ी देर के लिए उसमें भी करुणा जो है पनपने लगेगी और वो बुद्ध सा बन जाएगा। दूसरी ओर लेखिका की जो सहेली है मणि भी वो दार्शनिक की तरह कह रही थी। दार्शनिक यानी फिलोसोफर, उसकी तरह कह रही थी कि ये हिम शिखर जो हैं जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। मतलब सहेली मणि जो है उसने बताया, एक फिलोसोफर व्यू दिया उसने कि ये जो हिम शिखर हैं, ये जो बर्फ़ के जो शिखर हम देख रहे हैं यही हमारे जल स्तंभ हैं। इसी से हमारे जल की पूर्ति होती है पूरे एशिया की। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। अब यहाँ पर लोग जो है इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं और प्रकृति की
चमत्कार भरे जो काम है उनको देखकर और सोचकर समझकर जो है हैरान होती है कि प्रकृति किस तरीके से नायाब ढंग से जो है सारा इंतजाम इंसानों के लिए करती है, इस धरती के लिए करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। सर्दियों में कैसे? ये बर्फ जो गिरती है, ये बर्फ जो है ये हमारे जल का संग्रह ही है। अब इसी तरीके से सर्दियों में ये जल संग्रह होकर ये गर्मियों में पिघलती है और हमारे लिए पीने योग्य जल तैयार करती हैं। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है, चारों तरफ लोग प्यास से तड़प रहे होते हैं, गर्मी से झुलस रहे होते हैं, तो यही बर्फ शिलाएं जो है पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती हैं और हमारे सूखे कंठों यानी हमारे सूखे गलों को तरावट, शीतलता पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह नदियों का कितना उपकार है। थोड़ी दूर ही चीन की सीमा, आगे बढ़े, फौज की छावनियां दिखी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद को सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में मतलब कि वो बर्फ़ का टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी गर्मी का समय है, तो उसमें भी जो है बर्फ़ यहाँ मिल रही है, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं जितना आप सर्दियों में जब बर्फ़ वाला मौसम होगा तब ज़्यादा जो है माहौल ठंडा होता है। तो लेखिका कहने का मतलब है कि बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे तो ये हमारे जवान जो है पौष माघ महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। ये हमारे दिसंबर जनवरी की बात हो रही है कि दिसंबर जनवरी में जब इतनी ठंडी होती है तब के महीने में क्या हाल होता होगा और ये लोग कैसे तैनात रहते होंगे हमारी सुरक्षा के लिए। लायुंग से युमथांग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक नया आकर्षण था, ढेरों रूडोडेंड्रो और प्रियुक्ता के फूल। यहाँ पर ये एक प्रजाति है फूल की जो लेखिका जो है पहाड़ी क्षेत्र में देख रही हैं। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। युमथांग पहुँचे, मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती हैं क्या? अब लेखिका जो है ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए बात करती हैं, कहती हैं कि क्या इन पर भी चांद की जो रोशनी है उसका असर पड़ता है ज्वार भाटा की तरह, जो वो सिर्फ चांदनी रातों में ही भौंकते हैं। जितेन तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त जो खत्म ना हो खोज का नाम ही सौंदर्य है। यानी इंसान जो है इतनी खोज कर रहा है और उसको जो है घूमने लायक बना रहा है, यहाँ पर आने जाने लायक बना रहा है। ये असमाप्त जो ख़त्म ना हो ऐसी खोज ही जो है इसी का नाम ही तो सौंदर्य है। और इस तरीके से जब वो अपने गंगटोक, लायुंग और युमथांग की जो यात्रा है उसका वर्णन प्रस्तुत करके वो प्रकृति को देखकर, प्रकृति से भी ज़्यादा वहाँ पर पुरुष और स्त्रियों का जो संघर्ष है देखकर किस तरीके से उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी को यहाँ पर दिखाने के लिए या परिलक्षित करने के लिए, पेश करने के लिए ही जो है उन्होंने ये लेख लिखा है, जिससे कि हर व्यक्ति जो है वहाँ के संघर्ष को समझ सके, महसूस कर सके। आई होप कि आपको पाठ का जो यहाँ पर एक शॉर्ट समरी दी गई है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अच्छे से बहुत समझ में आ जाएंगे, जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा